गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लासेस में राजस्थान की जलवायु का विस्तार से अध्ययन किया था और उसके बाद हमने देखा कि हम राजस्थान के जलवायु के जो प्रदेश हैं उनका किस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। और हमने कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवार्था इन तीनों विद्वानों ने जिस प्रकार से जलवायु प्रदेशों का को बांटा है उनका अध्ययन हमने किया। कि अध्ययन करते समय हमने ये देखा कि इनके जो अध्ययन का आधार था उसमें भौगोलिक आधारों के अतिरिक्त वैज्ञानिक आधारों को भी लिया गया था और एक नई प्रकार की टर्मिनोलॉजी के आधार पर उन्होंने अपने जो जितने भी जलवायु प्रदेश थे उनको नाम दिया था, उनका नामकरण किया था। परंतु अगर हम एक भूगोल के विद्यार्थी के नाते अगर इन्हें देखें तो हम अपने आधारों से भी जो राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं उनका निर्धारण हम कर सकते हैं और एक सामान्यतया मौसम विभाग के द्वारा या हमारी जो राष्ट्रीय एटलस के द्वारा उसके द्वारा भी हम जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करते हैं और साधारण रूप से उनका आधार हम तापमान और वर्षा इन दोनों चीज़ों को मानते हैं। इनके आधार पर ही जो अन्य भौगोलिक चीज़ें हैं वो निर्धारित होती हैं। तो हमने अपने वर्गीकरण का आधार में ज़्यादा महत्व इन्हीं को दिया है। तो अगर हम इसके द्वारा देखें तो हम राजस्थान को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। तो हम पहले प्रदेश की बात करते हैं। तो हमने जलवायु का जो पहला प्रदेश जो बहुत इम्पॉर्टेंट और जो राजस्थान के अधिकांश हिस्से पे फैला हुआ है उसकी बात करते हैं, वो है शुष्क जलवायु प्रदेश। हमने कंप्लीट जो एरिड जोन है उसको इस रीजन में रखा है जो शुष्क प्रदेश है। और इसमें जो हमारे राज्य का जितना भी वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है या जिसको हम थार मरुस्थल का नाम देते हैं, वो हिस्सा इस प्रदेश में आता है। और इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का कुछ भाग, जोधपुर का कुछ भाग, गंगानगर का दक्षिणी भाग, हनुमानगढ़ का कुछ भाग वो इस क्षेत्र में हमने माने हैं। ये वो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा का औसत करीब करीब पूर्व की तरफ तो हम ये मानते हैं कि 200 मिलीमीटर की तरफ रहता है, परंतु पश्चिमी क्षेत्र जो है जहाँ पे परिस्थितियाँ अधिक विकट है वहाँ पर वर्षा का औसत हमने 100 मिलीमीटर के लगभग माना है, वो रहता है। अगर हम तापमान की बात करें तो इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 35 से 40 डिग्री तक रहता है। दिन का तापमान बहुत अधिक होता है, उसके कंपैरिजन में रात का तापमान यहाँ पर कम हो जाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था क्यों होती है? क्योंकि ये बालू प्रदेश है और सूर्यास्त होने के साथ साथ ही ये बालू जो है वो ठंडी होना प्रारंभ कर देती है, जिसका क्या रिजल्ट जाता है कि यहाँ पर रात्रि के समय तापमान गिर जाता है। शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो शीत ऋतु में यहाँ पे दिन का तापमान औसतन 12 से 15 सेंटीग्रेड के करीब रहता है, सेल्सियस के करीब रहता है। परंतु कई बार रात्रि का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है। पहले हम ये सुना करते थे कि रेगिस्तान में रात्रि में पानी के पाइप फट जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण होता था कि कभी कभी तापमान इतना कम हो जाता था कि पाइप में जो पानी होता है वो बर्फ़ के रूप में तब्दील हो जाता था और उसका आयतन बढ़ने की वजह से वो पाइप्स को फाड़ देता था। तो कुछ हिस्सों में कुछ समय के लिए इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी हमारे सामने आती हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब वनस्पति की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर शुष्क वनस्पति पाई जाती है, जो जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि कटीले झाड़ियाँ यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। और बालू का स्तूप या टीले जिसे कहते हैं, बालू के टीले यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पानी की उपलब्धता बहुत दूर दूर होती है, कारण वाष्पीकरण की दर भी बहुत तीव्र होती है। पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, गंग नहर परियोजना है, इसके द्वारा नहरों के द्वारा यहाँ पर पानी को पहुँचा दिया है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ मात्रा में अब जो गतिविधियाँ हैं वो चलने लगी हैं। और ये वो क्षेत्र है
जहाँ पर अब भविष्य के क्षेत्र के रूप में हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक तेल के बड़े भंडार मिले हैं और ऐसी उम्मीद है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर कमर्शियल रूप से, व्यापारिक रूप से इस तेल को निकालना प्रारंभ हो जाएगा, गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जल की उपलब्धता यहाँ पे करवाई जाएगी और ऐसी उम्मीद है कि हम ये मान सकते हैं कि ये क्षेत्र है जो है ये, इसमें हम कुछ परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। अभी यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत कम है, परंतु अगर इतनी गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉपुलेशन का जमावड़ा भी बढ़ेगा और सड़कों की लंबाई इस क्षेत्र में बढ़ेगी, नए रेल मार्ग डाले जाएंगे, तो हम ये मान सकते हैं कि ये शुष्क जलवायु प्रदेश जो है आने वाले समय में यहाँ की परिस्थितियाँ वर्तमान से कुछ बदल सकती हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रदेश की बात करते हैं जिसे हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम, इस प्रदेश के अंतर्गत हम बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर का कुछ हिस्सा, गंगानगर का कुछ हिस्सा, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, पाली, इसके भागों को सम्मिलित करते हैं और ये वो भाग है जो शुष्क रीजन के पूर्व की तरफ आता है और यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो लगभग पश्चिम की तरफ जो है वो करीब 200 मिलीमीटर की तरफ का लगभग रहता है और पूर्व की तरफ 400 मिलीमीटर तक वर्षा का एवरेज यहाँ पर पाया जाता है। परंतु ये बात सही है कि वर्षा की मात्रा और समय ये दोनों ही बहुत अनिश्चित होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंड करता है। तो अगर इन किसी भी कारण से अगर मानसून की परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, मानसून यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, तो ये वर्षा की मात्रा उससे बहुत प्रभावित होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म का तापमान हम ये मानते हैं कि लगभग 35 डिग्री औसतन रहता है और शीतकाल में इस क्षेत्र में 10 से 12 डिग्री औसतन तापमान हम मान के चलते हैं, परंतु इसमें भी वेरिएशन पाया जाता है। कई बार ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसी परिस्थितियां कई सालों में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे 2002 में ये मानते हैं हम कि यहाँ पर जो तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, वो 42 या 43 के लगभग रिकॉर्ड किया गया था। तो ये काफ़ी था। 2006 की देखते हैं तो 44 डिग्री तक यहाँ का तापमान पहुँच गया था और जयपुर में ये मानते हैं कि अगर पिछले सालों में इसके इतिहास में देखा जाए तो ये मानते हैं 1932 में यहाँ का ये तापमान जो है वो 47 डिग्री तक पहुँच गया था। तो इस प्रकार के उदाहरण भी हमारे सामने दिखाई देते हैं कि कई कारणों से तापमान ऊपर नीचे हो जाता है। इस क्षेत्र में वनस्पति के रूप में क्या है, यहाँ पर बबूल बहुतायत से पाया जाता है, खेजड़ी का वृक्ष है, रोहिड़ा है, धोंक है, आक है, जाल है और कई प्रकार की घासें भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में सांभर, डीडवाना और पचपदरा ये आंतरिक प्रवाह के रूप में ये झीलें यहाँ पे पाई जाती हैं और विश्व में ये झीलें नमक उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। पशुओं की बात करते हैं हम, तो इस क्षेत्र में गायें, बकरियाँ, बैल और बीकानेर क्षेत्र में ऊँटों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है और घोड़ों की प्रजाति जो मलानी नाम से बहुत फेमस होती है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्षेत्र जो है ये इन सारे जो भी यहाँ पे पशु मिलते हैं, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ भी इन्हीं की वजह से इस क्षेत्र में हम देखते हैं। यहाँ पे पशुओं के लिए सेवण और लवण नाम की जो घासें पाई जाती है वो बहुत पौष्टिक घासें होती है और वो इन पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो इस क्षेत्र में जो भी पशु पाए जाते हैं वो अच्छी किस्म के होते हैं। जैसे यहाँ के जो नागौरी किस्म के बैल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा
अच्छे माने जाते हैं। राठी किस्म की गायें होती है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। मारवाड़ी बकरियां कहलाती हैं इस क्षेत्र की। रसाला प्रजाति के ऊंट पाए जाते हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर अच्छी अवस्था में, गुड हेल्थ कंडीशंस में पाए जाते हैं और बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ इन्हीं के साथ यहाँ पर होती है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूभाग ये कवर करता है और इस प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। हम अपने अगले लेक्चर में अन्य जो प्रदेश हैं जलवायु के उनका अध्ययन करेंगे। पहले मैं यही आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर है ये ऑडियो लेक्चर है, तो अगर आप इसको सुनते हैं तो अपने सामने एक राजस्थान का नक्शा, राजस्थान का जो मैप है पॉलिटिकल और फिज़िकल, वो खोल के रखिए ताकि उससे आपको चीज़ों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी और आप उस मैप पे इन नामों के आधार पर हम चीज़ों को लोकेट कर पाएंगे, तो वो चीज़ें समझने में हमें काफ़ी आसान रहेगी और एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप उन मानचित्रों पे चीज़ों को मार्क करते चलेंगे तो आपके लिए जो एग्ज़ाम में आपके एक मैप भी भरने को आता है तो उस मैप को भरने की जो कंडीशंस है वो भी आपको समझ में आएंगी और आप मैप से फैमिलियर होगे तो बाकी चीज़ों को पढ़ना भी आपके लिए आसान होगा। तो मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो आप अपने सामने मैप रखिए, चाहे एटलस का मैप खोल के रखिए, चाहे सादा मैप खोल के रखिए। इससे क्या होगा कि ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये आपको और अच्छी तरह से समझ आएंगे और जो मैप की अलग से प्रिपरेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारा जो अब अगला लेक्चर होगा उसमें जो अन्य प्रदेश हैं उनके बारे में हम जलवायु के पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं यही आपसे कहती हूँ कि आप राजस्थान के मैप को अपने सामने हमेशा रखिए ताकि ये आपकी प्रैक्टिस में बना रहे। थैंक यू वेरी मच।